कंपटीशन किसी और से होता ही नहीं है, कंपटीशन खुद से होता है और तेरे को डेली अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। तो बाकी की चिंता मत कर, बाकी अपने आप पीछे छूट जाएंगे। एक बड़ी फनी चीज़ हुई 11th क्लास में, मतलब वो शायद मैं एक बार ही लाइफ में ऐसा हुआ होगा। मैं 11th के हाफ ईयरली में एक्चुअली फेल हो गया। अच्छा 11th का हाफ ईयरली? हाँ, 9 अप्रैल को एडवांस का एग्ज़ाम था। 8 अप्रैल की रात को पता नहीं, मैं सो रहा था, 10 से 5 सोने का शेड्यूल था, सुबह 8 बजे से पेपर था। 1 बजे रात को पता नहीं कहाँ से बारात आ गई भाई साहब किसी की। देशी गाने चल रहे हैं, पता नहीं, मतलब यार पूरी नींद टूट गई। कुछ भी हो जाए अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए एग्जाम में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। क्योंकि अगर तुमने वो खो दिया ना, कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा बेटा तुम्हारे साथ यही हुआ इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब यही बोलेंगे पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। एक मैंने आपका इंटरव्यू कहीं देखा था किसी न्यूज चैनल में या कुछ ऐसा कहीं दिखाया गया है कि करोड़ों का पैकेज वाला टीचर। करोड़ों में पैकेज है ना आपकी कोचिंग में, क्या थी सच्चाई सर उस बात की? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट की तरह खास होने वाला है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मतलब कि पहली बार हम ये कह लें कि आईआईटी के टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 के अंदर वाले ऐसे पर्सन है जो हमें आज ज्वाइन करेंगे। आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, अपने लाइफ के बारे में बताएंगे। आप इंस्पायर हो पाओगे कि भाई आईआईटी में जाके, मतलब आईआईटी बॉम्बे में जाके इतना बड़ा प्लेसमेंट लेने के बाद भी इतना डेडिकेशन था कि बच्चों के बारे में सोचा, आप लोगों के बारे में सोचा, और आप लोग कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनको फॉलो भी करते होंगे। तो बिल्कुल आज आपको हम मिलवाते हैं सारांश सर से फ्रॉम ई सरल। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। तो काफ़ी दिन से हमारा पॉडकास्ट पेंडिंग चल रहा था, फाइनली आज आप पकड़े गए। फाइनली आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का हमें मौका मिल गया। तो आज सर काफ़ी सारे बातें जानेंगे आपके बारे में। बिल्कुल रेडी हैं? बिल्कुल, हर एक चीज़ पूछेंगे हम, कोना कोना एकदम कुछ खाली नहीं छोड़ेंगे। खुली किताब है बिल्कुल। तो ऐसे तो सर हमेशा शॉर्ट स्क्रॉल करने में आप दिख ही जाते हैं, ठीक है, पर मैं चाहूँगा कि और आपके अंदर चीज़ों को स्क्रॉल करूँ मैं कि क्या क्या है, किस तरीके से बचपन से लेके सारी चीज़ें गुजरी हैं, वो सारी बातें भी हम करेंगे। तो डेफिनेटली सर मैं सब कुछ जानना चाहूँगा फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ, किस तरीके से लाइफ की जर्नी रही, ई सरल का शुरुआत कैसा हुआ, आईआईटीज़ का सफ़र कैसा रहा, प्रिपरेशन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, राइट सर? तो ओवर टू यू, बचपन से स्टार्ट करिए। तो यार देखो, बॉर्न एंड बॉट अप इन कोटा है, पूरी स्कूलिंग कोटा में हुई है ना। तो यार 8 तक नॉर्मल एकदम छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। 9th में फिर एक बड़े स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल ही 8 तक था, तो 9th में फिर एकदम से सडन ट्रांजिशन बड़े स्कूल में हुआ। वहाँ जाकर यार बिल्कुल एकदम वैसा सीन था कि एकदम इंट्रोवर्ट मैं, मतलब ज़्यादा बोल ही नहीं पाता था वहाँ पर यार, और ना कोई टीचर वीचर जानते थे। तो पूरा 1.5 साल मेरा ना वैसे गया। तो पता है एक बार ऐसा हुआ कि ना मैं टीचर से कुछ पूछने गया, टीचर मेरे को पहचाने ही नहीं। तो यार मेरे को है ना उस दिन बड़ा, वो कहते हैं ना, ईगो पे बात आ गई थी कि यार भाई मतलब ये क्या यार, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई जानता तक नहीं है। क्यों टीचर क्यों नहीं पहचान रहे थे भाई? क्यों, कभी गया नहीं था, और उसके बाद जब एकदम से गया तो, और यार उस क्लास में एक से बढ़कर एक, मैंने ना तो कोई ओलंपियाड दिया था, जो हमारा स्कूल था वहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर भी बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं ना यार, वो शुरू के जो टॉपर 5-6 लोगों की लिस्ट में जो टीचर के फेवरेट होते हैं उन पे ध्यान होता था यार। अपन मतलब कहाँ कोने में बैठे हुए, ना कोई दोस्त हुआ करते थे, मुश्किल से 2 दोस्त थे यार पूरी। मैंने 1.5 साल जो है 2-3 दोस्त मैक्सिमम उनके साथ में बिताया वहाँ पर वो। तो यार फिर है ना बात ईगो पे आ गई थी एकदम। मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ यार, मतलब ज़िंदगी में ना एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ करने के लिए ना कुछ ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ होता है। तो अब क्या, छुट्टियां लग गई थी, अब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला था। दैट वॉज द टाइम आई, मतलब वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैंने सोच लिया था यार करके दिखाना है कुछ तो पता है लास्ट के जो 2 महीने बचे थे ना 10th क्लास के, मैं रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया मैंने उसमें कि यार ऐसी की तैसी, अब लास्ट मौका है एक दिखाने का कि यार बेटा सारांश भी कोई है, मतलब होता है ना यार 10th में, मतलब ठीक है। तो उस टाइम मैंने एक मेथड सीखा था, चिट मेथड। तो क्या है, अब कंसिस्टेंसी रहती नहीं 10th क्लास में यार, 10-12 घंटे कभी पढ़े ही नहीं। तो मैं क्या करता था, रोज़ सुबह ना जैसे 10 घंटे पढ़ना है तो 10 छोटे छोटे चिट बनाए, उसको जेब में रखा, और जैसे जैसे 1-1 घंटा होता जाता था ना, इस मेथड ने मेरे स्टडी आवर्स इतने बढ़ा दिए थे। तो मैं कैसे यूज़ करता था इसको, 1 घंटा वो चिट फाड़ा,
रख दिया। दूसरा घंटा वो दूसरा चिट फाड़ा। तो पता है जेब में ना वो चिट बोलते रहते थे कि जब मेरा डिस्ट्रैक्शन का मन हुआ, खेलने का मन हुआ, इधर उधर टाइम पास करने का मन हुआ, तो चिट दिखते थे, भाई 5 चिट बच रहे हैं, 5 घंटे और पढ़ने हैं, तो मेरे को बैठने नहीं देते थे। एंड ऑफ द डे जब वो चिट का जो वो गट्ठर सामने रहता था, मैंने को इकट्ठा भी करा था मैंने, अब पता नहीं कहाँ पर, आई यूज टू कलेक्ट देम। तो वो इतना मोटिवेशन देते थे। 10th का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड का रिजल्ट आया, तो पता है स्कूल में फर्स्ट नंबर पे 10th बोर्ड में नंबर आए। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने देखा यार ये बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता था क्या। वो दिन था और आज का दिन है। आज भी मेरा नाम स्कूल के उसमें लिखा हुआ है कि ये इन्होंने भाई। तो जाते अपने पुराने स्कूल विजिट कर? हाँ गया था मैं। ऐसा मतलब कि देख के अच्छा लगता, बोर्ड पे नाम अभी भी है? हाँ बिल्कुल। एक कजन गया तो बोलता है भैया आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा पता है, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। तो यार एक बात समझ में आई, कुछ करके दिखाना है ना तो बैठना नहीं होता है, मेहनत करनी होती है और उसका रिजल्ट मिलता है। फिर यार मैथ्स में इंटरेस्ट था, है ना, पापा भी IIT से ही थे, तो IIT करनी थी मैथ्स से। और बायोलॉजी पसंद नहीं थी यार, वेरी फ्रैंकली, मतलब बायोलॉजी मेरे को रटी जाती नहीं थी। तो इसलिए यार IIT करने का डिसीजन लिया। मैथ्स से भी प्यार था, घर में पापा IITian थे, जो हमारी कज़न बुआ है वो भी IIT बॉम्बे से ही थी। तो पूरा फैमिली IITian? हाँ। तो एक प्रेशर था क्या यार कि पूरे फैमिली IITian है, पापा IITian है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी IIT क्रैक करना है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था यार, पापा ने कभी बताया नहीं यार। पता है मतलब जब पापा ने एक बार IIT की वो दिखाई थी कि वो 10 पॉइंटर थे NK गुप्ता सर IIT कानपुर में, और मैं तब मैं बहुत छोटा था, देखी थी, मेरे को लगता था यार ये क्या 10 में से 10 लाए हो आपने, देखो मेरे टेस्ट में 10 में से 10 आते हैं। बाद में जब मैं कॉलेज में गया ना तब पता पड़ा भाई वो 10 CGP होती है। तो वो लाने में बैंड बच जाती है। तो यार फिर 11th की जर्नी चालू हो गया, ऐसे कोई प्रेशर नहीं था। बट हाँ जैसे ही मैं 11th में गया ना, तो यार जिसको कहते हैं ना बच्चे को एकदम कुएं से उठा के समुद्र में डाल दिया। तो यार कोटा में बहुत मतलब लेजेंडरी बंसल सर के टाइम पर मैंने एडमिशन लिया था। एक से बढ़कर एक धुरंधर आया करते थे यार। तो हमारे बैच में 11th क्लास में NTSC रैंक 1, NTSC रैंक 2 की लड़की, NTSC रैंक 5, रैंक 9, ये सारे भरे हुए थे यार। मतलब 1-2 दिन के अंदर में ना, और हर बच्चा स्कूल का, अपने स्कूल का टॉपर। मतलब सारा धुल गया भाई, हम कहाँ आ गए। 1 महीना मेरा बहुत डिफिकल्ट बीता एडजस्ट करने के। उसमें मेरे अंदर है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि यार ये इतना पहले से पढ़ के आए। मैंने 10th तक एक बार भी कोचिंग नहीं ली थी। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एनी कोचिंग वाज इन क्लास 11th। ओके हाँ। यहाँ से सर मेरा एक सवाल निकलता है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि कई सारे ऐसे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हमने 10th से पहले कोचिंग नहीं करी है या हमारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, क्या हमें 11th 12th में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? देखो यार मतलब 11th 12th में आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, माँ बाप भी बहुत अवेयर हो गए, पेरेंट्स भी अवेयर हो गए। मतलब देयर आर स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी से निकालते हैं, बट सेल्फ स्टडी में भाई अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं, तो उसमें क्या है थोड़ी गाइडेड प्रिपरेशन मिल जाती है। तो अगर आप JEE और NEET जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आई वुड से 11th 12th में तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जो एक छठे पे सवाल मिलते हैं, पूरी प्रॉपर गाइडेंस होती है ना। ऐसे तो यार IIT बॉम्बे में हमारे साथ एक उस 30 के अंदर का बच्चा था प्योर सेल्फ स्टडी से, तो देयर आर बोथ केसेस। बट आप अगर उस लेवल पे तैयारी कर पाएँ खुद से तो वेल एंड गुड, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चाहिए, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, मतलब सेलेक्टेड सवाल चाहिए, टेस्ट चाहिए, प्रॉपर रूटीन चाहिए, तो कोचिंग इज़ बेटर, है ना। एक जो चीज़ बच्चे पूछते जनरली सर 9-10 से करना चाहिए क्या, भाई वो एक सवाल भी बच्चों के मन में आता है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो, और आपको इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह में, तो वो बेटर रहता है। क्योंकि अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल की बढ़ी है ऑनलाइन चीज़ें आने के बाद में। तो दैट टाइम ऑल्सो मतलब अब हमने तो कोई ओलंपियाड नहीं दिया, क्लास 10 में NTSC दिया था, वो भी फर्स्ट लेवल डिस्क्वालीफाई थे, सोशल स्टडी में कुछ करके ही नहीं आए थे। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया एंड परफॉर्मेंस क्या है घटती रही। तो जो मेरे मेंटर पापा, मतलब गुरु है ना, ऑल इन वन जो है NK गुप्ता सर, उन्होंने वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे यार ये डीमोटिवेट हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है यार। मतलब क्योंकि आप एक 10th में अच्छा करके आए हो, फिर एकदम से सेटबैक मिलता है, तो उनको समझ में आया। तो उन्होंने मेरे को इतना बढ़िया मेंटर कर, उन्होंने एक बात बोली जो मेरे को आज तक याद है, देख बेटा तू है ना कंपटीशन से घबरा मत, क्योंकि कंपटीशन किसी और से होता ही नहीं है, कंपटीशन खुद से होता है, और तेरे को डेली अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। तू बाकी की चिंता मत कर, बाकी अपने आप पीछे छूट जाएंगे। उस दिन से फिर मैंने सब देखना छोड़ा, ठीक है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर 70 नंबर ला रहा हूँ तो मैं 80 पे कैसे पहुँचूँ, मैं 90 पे कैसे पहुँचूँ। एंड लिटरली 3 महीने के साइकिल में आई डिफीटेड देम। मतलब वो जो जिनसे मुझे डर लगता था, मैं उनके बराबर नंबर लाने लग गया। वाह।
तो दैट वाज दी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए वो। फिर 11 चला, फिर स्कूल वगैरह का भी रहता है। एक बड़ी फ़नी चीज़ हुई 11th क्लास में, मतलब वो शायद मैं एक बार ही लाइफ में ऐसा हुआ होगा मैं 11th के हाफ ईयरली में एक्चुअली फेल हो गया। अच्छा 11 का फील्ड। हाँ तो पहली बार रिजल्ट पे मैंने देखा फेल लिखा हुआ है मतलब वो यार मतलब इट वाज वेरी वेरी, मतलब क्योंकि मैं 2 एग्ज़ाम देने ही नहीं गया था। तो पता नहीं था क्या डेट? नहीं डेट पता थी। अरे यार ऐसा लगता था यार जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में 3 घंटे भी, यार स्कूल इतना दूर था, कहाँ जाऊँगा, 6 घंटे का पूरा कार्यक्रम होता है, 6 घंटे में तो ज़्यादा पढ़ लूँगा। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देने गया, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन देने ही नहीं गया। पहली बार जिंदगी में इट वॉज लाइक अभी मेरे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है वो वाला, फेल लिखा हुआ आया था। बट ठीक है यार, वो एक्सपेक्टेड था कि यार वो ये भी एक इंस्पिरेशन है कि 11th में भाई फेल हो गया, फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में चला गया, सीएस मिल गया, कमाल मतलब अगर कोई वो रिजल्ट देख लेना कि 11th फेल बच्चा भी आया तो यार बड़ा, तो 11th चलती रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। पता है सवाल नहीं होते थे यार, तो वो बहुत टफ शीट्स होती थी क्योंकि यार वो बिल्कुल जेई लेवल की होती थी। जेई के क्वेश्चंस टफ होते हैं यार डेफिनेटली। 10-20% सवाल होते थे एक्सरसाइज 2 में, तो दैट वाज अ शॉक क्योंकि 10th में सारे होते थे ऑलमोस्ट, 11th में जाकर सवाल नहीं होते थे। तो फिर एनके गुप्ता सर एक बात बोलते थे, है ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब होगा, तू करता जा पर एक दिन जरूर होगा। वाह क्या मतलब, फिर से रिपीट करिए। मतलब उन्होंने एक बात जो बोली थी ना, एक दिन में जरूरी नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, करते रहो करते रहो, लगे तो रहो। करते रहो करते रहो करते रहो। तो उन शीट्स को बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, जो यार पापा ने बोला, बंसल सर ने बोला था, वो मैंने वही फॉलो किया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। जब यार 2 लेजेंड्स हैं, एक कोचिंग में बैठे हुए, घर में बैठे हुए पर्सनल, तो क्यों दिमाग लगाया। जो वो देते गए ना, मैं चुपचाप वो काम करता गया, मैंने वो काम किया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए। 11th हो गई, फिर 12th इसी तरह से चलता रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब भगवान के दरबार में इतने परीक्षा रहती है ना भैया। अब हमारे क्या है, हमने पूरी 2 साल सब्जेक्टिव की तैयारी करी, भयंकर भयंकर सवाल। आईआईटी ने बम फोड़ दिया अक्टूबर 12th में कि बेटा अब से जो है एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। हाथ पैर उसी ईयर से पैटर्न पूरा चेंज, मतलब 1.5 साल जिसकी हमने तैयारी करी ना। आप सोच के देखो, आपको कोई 6 महीने पहले बोले, कौन से ईयर की बात है? 2006 में हमारा पैटर्न चेंज हो गया था। 2005 अक्टूबर में आईआईटी ने बम फोड़ दिया था तो मतलब उससे पहले सारा सब्जेक्टिव होता था। तो 2005 का आईआईटी का पेपर भी सब्जेक्टिव था। मतलब कि जब से आईआईटी शुरू हुआ 2005 में आके फिर चेंज हुआ। उसके बहुत पहले की हिस्ट्री तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ जब तक हमने होश संभाला था, लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज वगैरह करते थे, सब सब्जेक्टिव हुआ करते थे यार। आईआईटी में ऐसा होता था, 2 राउंड होते थे। पहले मेंस होता था, खुद का मेंस ऑब्जेक्टिव, उसमें सेलेक्ट होते थे बच्चे 50-60 या 70,000, वो एडवांस देते थे, मतलब जेई का एक्चुअल एग्जाम देते थे, वो सब्जेक्टिव होता था। तो नहीं मान लीजिए कि उस समय जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव होता था, तो क्या स्टेप मार्किंग होती थी? क्योंकि पूरा सॉल्व करना रहता था आपको। हाँ बिल्कुल होती थी भाई। पूरे स्टेप मार्किंग होती थी, सब चीज़। तो उसका बोर्ड जैसा हाल था। अरे पर यार मतलब बोर्ड जैसा मत बोलो। अगर आप 6 सवाल आ रहे हैं और आप उसमें से 2 सवाल भी कर लेते थे ना, तो आप आईआईटीएन होते थे। 3 सवाल में तो आप ऑल इंडिया रैंक 100 में आते थे ऑलमोस्ट। कितने सवाल में से? 6 में से। वाह, मतलब 50% सवाल अगर आपने कर लिए तो ऑल इंडिया रैंक 100 थी। मैं आपको, अभी आप शॉक रह जाओगे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मेरी कितनी % पर 41 रैंक आई, और उस नंबर पे इस साल कितने रैंक आई ना, आप मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलो मैं एक छोटा सा आपसे सवाल ही पूछता हूँ, जिस साल मेरी 41 आई थी, उन सेम मार्क्स पे इस साल कितनी रैंक आई होगी, गेस करो। कितनी रैंक आई होगी? उन सेम मार्क्स पे, उन सेम % मार्क्स पे। क्योंकि आपका अंडर 50 था, मेरा 41 था। 41 था। हाँ, तो इस बार 100 के 100 है ना, 100 के अराउंड मान लेते हैं। 100 के अराउंड मान लेते हैं। अब मैं 100-150 भी मान लेते हैं। 150 मान लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कितने सेम % मार्क्स पे जिस बार 41 आई थी, 2599। 2600 एडवांस में सेम नंबर पे इस साल 2600 रैंक आई है, जो 41 रैंक आई थी 2006 में। तो इन 18 साल में 40 इज इक्वल टू 2600 हो गया है अब। वाह। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर क्या हुआ कि बम फूट गया। अब बोर्ड ने भी लगे हाथ बम फोड़ दिया। जो आज 75% का जो है ना, ये उस साल से इंट्रोड्यूस हुआ था। हम लोगों के टाइम पे 60% था।
और वो भी पहले साल ही। तो पहले दिन आईआईटी ने बम फोड़ा, बोर्ड ने कहा चलो हम भी क्यों पीछे रहें, लगा दी 60% की कट ऑफ की वो। अब तीसरा बम जो मेरे पर्सनल लाइफ में फूटा वो था कि मेरे को उसी वीक में जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ, पीलिया जिसको बोलते हैं ना अपन, तो हाँ, वो डिटेक्ट हुआ मुझे। एंड और ऐसा वैसा नहीं, वो जॉन्डिस पूरा 3 महीने चला। तो क्या हुआ था कि मुझे पूरा एकदम भी अच्छे से याद है कि कोचिंग में ना फिर सारी शीट्स रातों रात ऑब्जेक्टिव करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमको सारी शीट्स ऑब्जेक्टिव करके दी, और सब बच्चे तो कर रहे हैं वो दे धमाधम, और मैं इधर बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ जॉन्डिस में। वाह। पूरा अक्टूबर मिस हुआ, पूरा नवंबर मिस हुआ। मतलब मैं अंदर से इतना टूट गया था ना, जब एकदम हर दूसरे तीसरे दिन रोना आता था, फूट फूट के रोता था, मेरा नहीं होगा नहीं होगा। मतलब पहले यार ये वर्ड इतना नहीं होता था, लेकिन वो ना लिटरली एक डिप्रेसिंग फेज आ गया था कि यार अब तो गया पूरा का पूरा। इतना प्रेशर, आप सोचिए किसी बच्चे को आज बोलते हैं आईआईटी सब्जेक्टिव होगा, अब आप सोचो 6 महीने में उसके ऊपर क्या बीतेगी। और ऊपर से जॉन्डिस, अब इतने लाचार हो जाते हैं कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें और वेट पता है कितना हो गया था, 39 kg, मात्र 39 kg वजन हो गया था। इट वॉज। पर आज समझ में आती है एक बात कि भगवान परीक्षा लेता है ना जब, तो पता है उन्हीं की लेता है जिससे भगवान को उम्मीद होती है कि यार ये कुछ कर सकता है। तो भगवान जब परीक्षा लेना तो ये समझना चाहिए उसको हमसे ही उम्मीद है, तभी जाकर वो परीक्षा ले रहा है। तो भगवान ने बहुत परीक्षा ली, एंड मैं पूरा अंदर से टूट गया था। एक दिन तो सारी किताबें बाहर सड़क पे फेंक दी थी, फिर मम्मी वो किताबें उठा के लेके आई। गले लग के मैं पापा के गले लग के खूब रोया। मैंने कहा मुझे करनी ही नहीं आईआईटी, नहीं बनना मुझे आईआईटीएन, मैं तो नॉर्मल कॉलेज से कर लूँगा और मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी। ये सिचुएशन देखकर उन्होंने, पता है जिस तरह से उन्होंने मुझे मेंटर किया ना यार, मतलब मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि यार ऐसे पेरेंट्स दिए हैं, ऐसे माता पिता दिए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू चिंता मत कर यार, नहीं होगा नहीं होगा, तेरे हाथ में थोड़ी था जॉन्डिस होना, कोई बात नहीं, तू मस्त रहे। मतलब उन्होंने मेरे सर से एकदम सारी टेंशन हटा ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार मैं कैसे बोलूँ, मेरे अंदर का डर था कि मैं ये स्टेटमेंट कैसे बोलूँ कि मुझे नहीं करना है। तो ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, ही स्टूड लाइक अ रॉक, मेरे साथ में वो चट्टान की तरह से खड़े रहे। फिर उन्होंने एक बात बोली, देख तू एक काम कर, मान तेरे को नहीं करना है, पर अगर तू जिंदगी में हार मान के छोड़ेगा ना तो वैसे भी हार मिलेगी। तू एक काम कर, ये मान के चल कि वैसे भी रिजल्ट तो गया, जितना हो रहा है उतना कर ले। क्योंकि नहीं करेगा वैसे भी 0 रिजल्ट है। एक काम कर, जितना हो रहा है, इतने कैजुअल एटीट्यूड में बोल दिया कि जितना हो रहा है ना उतना कर। मैंने कहा ठीक बात है यार, चलो लेट्स ट्राई इट अगेन। तो धीरे 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 करके इतना प्रेशर हो गया था, ऊपर से 2 महीने का बैकलॉग, मतलब करंट टॉपिक छूट गए, पूरे 2 महीने की क्लासेस छूट गई थी। फिर धीरे धीरे थ्रेड पिक करना चालू किया, पापा दोस्त के नोट्स लेके आते थे, जेरोक्स कराए, उसके नोट्स में कैसे कैसे करके पढ़ता था। मैथ्स तो पापा पढ़ा देते थे। फिर तो पता है ऐसी हालत हो गई थी, बॉडी की वीकनेस ऐसी थी कि मम्मी है ना, मतलब पापा ने क्या करा था कि एक पलंग पे ऐसा सेटअप बना दिया था कि 2 डंडे लगा दिए, उसके बीच में एक प्लेट रख दी जिसके ऊपर मैं किताब रखता था, और मैं ऐसे लेटा रहता था पैर सीधे करके ऐसे करके। और इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं बार बार बुक के पेज भी नहीं पलट सकता था। तो मम्मी 4 5 6 घंटे पास में बैठी रहती थी, वो पेज पलटती थी वो, और मैं पढ़ता रहता था। बॉयल आलू और रसगुल्ले, इस पे ज़िंदगी बिताइए, 3 उबली हुई दाल, क्योंकि इतनी वॉमिटिंग होती है, प्लस डॉक्टर्स के यहाँ बार बार आना जाना। जयपुर के इतने चक्कर लगे मेरे उस दौरान पे, क्योंकि लिवर बहुत डैमेज होता है इसमें। तो अब एक तरफ तो, और मेंटल स्ट्रेस के चक्कर में और पेन हो रहा था। तो ये समझ में आई बात कि अब उस जर्नी को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है, पता है हर मुश्किल आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही आती है। जब भी जीवन में मुश्किल आए, मतलब उसका पर्पस आपको और स्ट्रांग बनाना है। राइट। अब इतना बैकलॉग हो गया था ना, तो अब फिर टेंशन आई, बैकलॉग कैसे क्लियर करूं। फिर एनके सर पिक्चर में आए मतलब
अब इतना सारा बैकलॉग यार इतनी छोटी उम्र में मैनेज करना नहीं आता। वो डरावना हो गया था यार, 10 चैप्टर में से 3 में तो मतलब 4 तो यहीं छूट गए बिना पढ़े, केमिस्ट्री में 4, फिजिक्स में 4, तो 10-12 चैप्टर ऐसे हो गए थे जो कि बिल्कुल ही नहीं छुए थे। अब कैसे करें? अच्छा पहले एक बात और बताता हूँ, एडवांस होता था बोर्ड के तुरंत बाद, तो 9 अप्रैल को एडवांस का एग्ज़ाम था और बोर्ड ख़त्म हुआ है 29 मार्च को। तो आप समझ रहे हो, बोर्ड का भी प्रेशर, एडवांस का भी प्रेशर। उस समय तो ये नहीं था जेई मेन और एडवांस एक साथ तो था नहीं, क्योंकि नहीं दोनों का था, अलग अलग पेपर अलग पेपर होते थे। तो पहले एडवांस होता था। तो जब मैं ठीक हुआ ना जनवरी में रिकवर होके, तो उसके बाद से सिर्फ 4 महीने ही, 3 महीने बचे थे इनफैक्ट पूरे के पूरे, और बोर्ड भी करना था। तब एक बैकलॉग की स्ट्रेटेजी बड़ी काम आए कि यार किसी भी चीज़ को है ना, बैकलॉग तोड़ने के लिए ना, उसको कभी भी पहाड़ की तरह से मत मानो, उसको 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करो। वो मांझी मूवी आई थी यार, हाँ माउंटेन मैन। माउंटेन मैन। पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, पर छोटा छोटा करके टूटो ना तो एक दिन जरूर टूटता है। तो बैकलॉग भी वो स्ट्रेटेजी काम आई। तो फिर मैंने ऐसा सोच लिया था, चलो यार जनवरी में मैं इतना बैकलॉग क्लियर करूँगा। धीरे 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 करके वो बैकलॉग क्लियर करा। फिर भी लास्ट तक जाते जाते 3 चैप्टर छूट गए थे। इस दौरान पे मैं एक चीज़ सारे बच्चों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मुझे सबसे बड़ी हेल्प पता है किस में मिली? जो मेरी पुरानी हैबिट थी मार्किंग करने की नोट्स और क्वेश्चन में, जो मैंने स्ट्रैटेजी किताब में भी लिखी है पूरी की पूरी, वो उसने मुझे बहुत हेल्प करी। मैंने नोट्स में ऐसी मार्किंग कर ली थी, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे अलग से, पर मार्किंग ऐसी थी कि 5 गुना तेज़ी से वो मुझे रिवाइज करवा देते थे। अच्छा। अब है ना, एग्ज़ाम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, हर मोमेंट पे परीक्षा होती है। अब एग्ज़ाम की एक रात पहले की नींद इतनी इंपॉर्टेंट होती है। पता है क्या हुआ? 9 अप्रैल को एडवांस का एग्ज़ाम था। 8 अप्रैल की रात को पता नहीं, मैं सो रहा था, 10 से 5 सोने का शेड्यूल था, सुबह 8 बजे से पेपर था। 1 बजे रात को पता नहीं कहाँ से बारात आ गई भाई साहब किसी की। देशी गाने चल रहे हैं, पता नहीं, मतलब यार पूरी नींद टूट गई। मतलब कहते हैं ना आप, अनएक्सपेक्टेड इतना होता है ना। लेकिन 2-3 घंटे के बाद में फिर एनके सर ने नीचे आके बारात को भी निकाला, भाई तुम निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी करके, मेरे बेटे की एग्जाम है। मतलब यार गोल्डन आवर्स में आपकी नींद टूट गई वो। और वो पर इतने टाइम से जो हैबिट थी 10 से 5 सोने की, फिर अगले दिन 5 बजे नींद खुल गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हैबिट थी। फिर रिजल्ट डे पर भी आप जो सोचते हो ना, हमेशा वैसा नहीं होता है। रिजल्ट डे पर इतनी गर्मी थी, 45-46 डिग्री सेल्सियस था 9 अप्रैल कोटा में, आप जानते हो टेम्परेचर गर्मी तो है ना। और हमारा ऑफलाइन पेपर था। हमारा जो मेरा क्लासरूम आया था वो क्लास स्कूल के टॉप उसमें आया था, उसमें टीन की छत डल रही थी, आग बरसा रही थी वो, और पंखा वो लू बरसा रहा था। OMR भरनी थी, एक हाथ में रुमाल लेके पसीने पोंछ रहे थे ताकि वो OMR पे नहीं टपक जाए। फिजिक्स का पेपर हुआ, फिर मैथ्स का इतना टफ पेपर आया था, इतना टफ पेपर आया था। और जो 3 चैप्टर मैंने छोड़े थे उसमें सबसे आसान सवाल आए थे, जो मैंने बिल्कुल मतलब ऐसे देख के छोड़े, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे वो बैकलॉग के चक्कर में। एंड मतलब देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स। वहाँ 2 लेडी इन्विजिलेटर थी, वो आपस में ना बात कर रही थी मैथ्स के पेपर में। एक फेमस सीरियल हुआ करता था, उसका हीरो मर गया था, तो वो डायरेक्टर को कोस रही थी लगातार। मैंने कहा फिल्म की बात वहाँ पे, फिल्म की बातें चल रही है वहाँ पर, इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम में। हाँ, मेरे आगे वाला बच्चा सो गया था आधे घंटे बाद, क्योंकि उसका मैथ में कुछ हुआ नहीं होगा उसमें, पता नहीं, आई डोंट नो। वो बातें कर रही हैं, भाई इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। मैंने कहा मैम प्लीज़, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, आपके सीरियल का हीरो मरा जो मरा, यहाँ हमारी फाइल नहीं बढ़ जाएगी। फिर IIT के प्रोफेसर ने डांटा उनको, जो उधर इन्विजिलेटर बन के आए थे, अबे क्या कर रही हो तुम? दोनों को इधर उधर खड़ा कर दिया, दोनों घूरती रही मेरे को वो। यार कि तुम्हें देख लूंगी। हाँ तो देख लूँगी मतलब। तो एग्ज़ाम सेंटर में बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। उस समय मेरी एक ट्रेनिंग काम आई, जो अगेन एनके सर को मैं थैंक यू बोलूँगा उसके लिए यार, कि कुछ भी हो जाए अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है किसी भी कीमत पे। कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, क्योंकि अगर तुमने वो खो दिया ना, कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा बेटा तुम्हारे साथ यही हुआ इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब यही बोलेंगे पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। कोई तुम्हारी मजबूरियों को नहीं समझ सकता है। दुनिया सिर्फ लास्ट की सक्सेस देखती है, उसके स्ट्रगल्स जो फेल हो जाता है ना, उसको वही बोलती है कि तू तो बहाने से। तो किसी भी कीमत पे अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खोना है। बी स्टेबल, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर IIT हो गई। अब जब रिज़ल्ट का दिन था, उस टाइम यार कोई नेट मोबाइल वगैरह कुछ जैसे हुआ नहीं करते थे, सिंपली एक नेट पे आता था, तो हम कंप्यूटर भी नहीं था, तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए, नेट स्पीड और ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते थे तब,
भाई साहब रिजल्ट पे रोल नंबर वगैरह डाला, बड़ी मुश्किल साइट खुली, रोल नंबर डालना होता था बस, तब ज़्यादा तामझाम नहीं होता था। तो उसमें धीरे धीरे लोड हो रही थी, वो खिच 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 खिच, उसकी खिची खिची के चक्कर में मेरे दिल की धड़कन जो है धड़क धड़ मैं उठ के चला गया कुर्सी से, मैंने कहा मैं देख ही नहीं सकता। फिर पापा बैठे कुर्सी पे, बाबू भाई जैसा है वो, मेरे को धक धक हो रहा है। अरे भाई मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। बिल्कुल वही सिचुएशन थी। हाँ। फिर पापा ने देखा रिजल्ट, पापा ने एकदम से बोला अबे तेरी 41 रैंक आई है। मैंने कहा क्या बात करो, ढंग से देखो, एक डिजिट मिस तो नहीं हो गया, डबल डिजिट में रैंक। कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और उन गले लगा लिया, मतलब यार 41 इट वाज लाइक सब वो बातें याद आई यार कि अंधेरा कितना भी हो, है ना, सूरज जरूर से निकलता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए मतलब। और इसमें यार पूरी फैमिली का इतना सपोर्ट था ना। मैं प्रतीक की एक बात बताना चाहूँगा, प्रतीक छोटा भाई, वो तो यार वो मतलब कौन सा क्लास में थे उससे? हाँ वही मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब मैं जब 12th में था वो 8th में था, अच्छा अच्छा। है ना, 7th 8th में था वो, है ना। तो पता है उसका एक दोस्त, बहुत उसका बेस्ट फ्रेंड जो है, घर पे खेलने आता था। उसने, पता है, प्रतीक ने आगे होके अपने उस दोस्त को बोला यार तू आज के बाद है ना मेरे घर पे नहीं आएगा प्रिपरेशन के दौरान पे, कि यार जब तक मेरे भाई का IIT में सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, अपन मेरे घर पे नहीं खेलेंगे। और उसको बोला था ऐसे नहीं, आगे होके उसने कि यार भैया को थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं हो, मतलब यार भाई भाई का ऐसा भाई सबको दे भाई 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 एंड होल फैमिली सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। फिर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल गया, भगवान ने दे दिया वो। फिर IIT में गए यार, वहाँ तो जो वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो खुल जाती है ना, मतलब पहले 2 साल, वो कैसा लगा जब पहला दिन गए? अरे मतलब कैसा कुछ था मतलब कि अरे साहब पहला मतलब दिन? वो टैक्सी जब से गेट से एंटर हो रहे हैं। सामान लेके जब गेट से घुसे ना, इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मतलब एक बार पहले कैंपस देखा था, क्योंकि काउंसलिंग पहले होती थी, लेकिन तभी नहीं पता था कि बॉम्बे जाएंगे। तो कैंपस इतना जोरदार है ना, यू जस्ट फॉल इन लव विद द कैंपस। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यार वो, मैं तो बोलूँगा यार वो, मतलब वो बॉम्बे में तो IIT बॉम्बे में ही है। इतना ज़बरदस्त कैंपस, वो बॉम्बे में। बॉम्बे में लेक है खुद का यार, IIT बॉम्बे का। तो मतलब यू विल जस्ट फॉल इन लव। उसके लिए कोई मेरे से यार आज बोले ना, मैं 2 क्या 5 साल भी तैयारी करने के लिए तैयार हूँ उस जगह के लिए। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कैंपस। फिर वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो खुलती है, दोस्त जो आपके बनते हैं, इतने क्लब्स थे, इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, इतनी, आप नाम लो उसका वहाँ पर आपको क्लब मिल जाएगा। और अब तो अभी हम IIT बॉम्बे गए थे, इतने बच्चे मिले, इतना प्यार मिला ना, इतना इंटरेक्शन हुआ, मतलब तो 3 गुना हो गया और ज़्यादा। तो इट वॉज लाइक जस्ट हैपनिंग। तो अब IIT में भी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बात बताता हूँ जैसे आपको, अब वहाँ क्या होता है कि या तो आप स्पोर्ट्स चुनते हो, है ना, सबका मन स्पोर्ट्स में होता है जनरली, पर मेरा ना स्पोर्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे को लॉन टेनिस में रैकेट अच्छे से, टीचर ने बोला कि तुम रैकेट अच्छे से नहीं पकड़ते हो, सेलेक्ट नहीं करा। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ यार। अब यार IIT में आकर भी यार यहाँ भी रिजेक्शन होता है मतलब। तो मेरे को ज़बरदस्ती मिली सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का एक वहाँ पर, फिर वो एक पार्ट तो कंपलसरी होता है, पर पता है जब अपने मन की हो तो अच्छा, पर भगवान के मन की हो ना तो और भी अच्छा, क्योंकि वो है ना और बेहतर सोच के रखता है। ये आज मुझे बात समझ में आती है, वो जो सोशल सर्विस के थ्रू हमें, ये एक बहुत एस्पेक्ट है IIT का, हमें पास में एक स्लम है IIT के, फूले नगर, वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला। वो दिन ऐसा था जब मैंने एक दूसरा भारत जो एग्जिस्ट करता है ना वो देखा, कि यार ऐसे भी लोग, कोटा में कभी स्लम्स नहीं देखी थी यार, वहाँ जाके जब वहाँ जाके उनके घर में जाने का मौका मिला ना, तब देखा वो, उस रात को मेरे को ना नींद नहीं आई यार, कि यार इतने अंडर प्रिविलेज बच्चे भी हैं जो कि इस तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पूरा साल भर हमने उन बच्चों को पढ़ाया, पूरा साल भर, हर सैटरडे संडे को उनको हम 2-2 घंटे बुलाते थे। और वहाँ से एजुकेशन का कीड़ा IIT ने मन में डाला कि यार एजुकेशन में ही कुछ करना है। तो यार
मतलब मेरे लिए आईआईटी बॉम्बे का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आईआईटी बॉम्बे ने मेरे को मेरी लाइफ का एम दिया है। और वो 1 साल बाद ख़त्म हो जाता है, 1 साल बाद सोशल सर्विस कंपलसरी नहीं रहती, लेकिन हमने इतना जुड़ाव हो गया था, मैंने पूरे 4 साल विदाउट एनी कंपल्शन, क्योंकि यार उन बच्चों से इतना जुड़ाव हो गया था। और जब उनके 80% भी आते थे ना, जो कि 50-60% पे बैठे होते थे बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम्स में, और वो तो उनके माता पिता इतनी खुशी से मिठाइयाँ बना के लाते थे, मतलब उनके घर में जो जितना भी होता है वो, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि यार कोई किसी ने हमारे बच्चों को भी इतना कर दिया। तो यही चीज़ थी कि यार कुछ एजुकेशन में करना है। तो आईआईटी गेव मी द लाइफ, मतलब आईआईटी गेव मी द एम ऑफ लाइफ, है ना। अब और भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब इतने गजब के होते थे ना, इतने वर्ल्ड रिनोन्ड। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि 2 क्लास हमारा नया सेमेस्टर चालू हुआ था, उसमें क्या हुआ कि एक क्लास ख़त्म हुई, ब्रेक टाइम हुआ, तो भाई साहब कोई बोर्ड साफ़ करने वाले बोर्ड साफ़ करा, है ना। ऐसा था कि कोचिंग में भी ऐसा होता था कि यार कोई बोर्ड साफ़ करके जाता था, उसमें हमें लगा यहाँ भी कोई बोर्ड साफ़ करके जाता है। फिर उन्हीं भाई साहब ने हेडिंग लिख दी, कहा यार ये गजब है यार, आईआईटी भाई साहब जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं वो भी हेडिंग लिख के जाते हैं। और उन्होंने वो, क्योंकि यार एकदम नॉर्मल सी शर्ट है ना, घिसी हुई शर्ट थी, हवाई चप्पल जो होती है वो चप्पल थी, पैंट एकदम, मतलब एकदम ऐसा लग रहे थे जी। उन्होंने फिर पढ़ाना चालू करा, हम सब शौक रह गए, भाई साहब ये क्या। क्लास से जाने के बाद में उनके बारे में सर्च करा, ही वॉज वर्ल्ड नंबर 3 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम प्रोफेसर। मतलब फिर हमने सीनियर से पूछा हमें ये प्रोफेसर, उन्होंने कहा भाई ये हैं, दिखते ऐसे हैं, रहते इतने सिंपल है, साइकिल से आते हैं, लेकिन इनकी एक रिकमेंडेशन लेटर से आप MIT स्टैनफोर्ड किसी भी उसमें फर्दर रिसर्च और उसके लिए जा सकते हो, किसी भी कंपनी में इनका एक रिकमेंडेशन लेटर काफ़ी होता है। एंड सच अ ब्रिलियंट प्रोफेसर, पावर ऑफ IIT प्रोफेसर, पावर ऑफ IIT प्रोफेसर। और यार वहाँ इतनी सिंसियरिटी ना प्रोफेसर्स की, लिटरली मैं बता रहा हूँ 8 सेमेस्टर में एक भी क्लास मेरी कैंसिल नहीं हुई, एक भी प्रोफेसर ने एक भी क्लास कैंसिल नहीं करी जितना मुझे याद है। मतलब त्यौहार और इन सब की बात अलग है, लेकिन नो वन जस्ट एवर केम लेट। और इतना डेडिकेशन है यार, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल। तो आप यार आईआईटी में जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब यार एजुकेशन का कीड़ा तो था, लेकिन यार आईआईटी में क्या है, ये पैकेज कुकूज और ये सब क्या है, बहुत चीज़ें चलती ये। तो वो क्या है, ग्रेजुअली एक मन था यार चलो कुछ ट्राई करते हैं, तो टेक कंपनीज़ में जाने का मन था, तो उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करी, कंप्यूटर साइंस से थे, तो फिर काम वाम करा, तो फिर गूगल, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स, इन सब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की कैंपस में प्लेसमेंट होती है आईटी बॉम्बे में? बिल्कुल कंपनीज बिल्कुल। आती है? अरे डेफिनेटली आती है यार, इंटर्नशिप के लिए आती है, प्लेसमेंट के लिए आती है, एक से बढ़कर एक कंपनी आती है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जिनका आप नाम लोगे अच्छी, वो सारी आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा गूगल में था, फिर ओरेकल में, फिर टेक से सोचा यार फाइनेंस ट्राई करते हैं कुछ, MBA का भूत भी चढ़ा था तब, MBA के लिए प्रिपरेशन करी थी, फिर गोल्डमैन सैक में चला गया था मैं। तो दीज 3 ईयर्स एक्चुअली जो पूरा एक्सपोजर मिला ना, मैंने 3 साल काम किया इन सब में मिला के, तो जो एक्सपोजर मिला ना टेक का, दैट वाज जस्ट अमेजिंग कि टेक से हम कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग्स इन कंपनीज से मिली। एंड स्पेशली यार गूगल का तो मैं मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। आप उसका ऑफिस देखोगे ना, मतलब उसके ऑफिस में इतना क्रिएटिविटी है, आप खाने का जो बोलो, जो आइटम, एंड ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री। मतलब पहले दिन जब मैं गया ना, तो चॉकलेट्स वगैरह ऐसे पड़ी थी, पहले लगा यार पैसे लेगा कोई इसके, तो अब बड़े धीरे धीरे करके ले रहे थे, पर लोगों ने कहा यार फ्री है। सारे जो दोस्त लोग थे भैया कॉलेज से पास आउट हो के आए, सबने जेबें भर ली अपनी। मालूम पड़ा अरे तो रोज कल हो ना हो, अबे लेकिन वो कल भी पूरे के पूरे सारे पैकेट्स रिफिल थे। चलो छोटी सी चीज़ है, बट द टेक्नोलॉजी यू लर्न इज़ जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट अमेजिंग। तो उसके बाद में फिर क्या था कि यार अब है ना, बैंगलोर में 3 साल में जब था, तो वहाँ
हर सैटरडे संडे को वहाँ भी मैं पढ़ाने जाता था एक्चुअली में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। अच्छा। हाँ, उसके लिए थोड़ी थोड़ी कन्नड़ भी सीखी थी। तो एक वहाँ एनजीओ था, उससे मैं एसोसिएटेड रहा कि वो एजुकेशन की बात तो मन में थी। फिर 3 साल के बाद मुझे लगा यार नहीं यार, मेरे को एजुकेशन में ही कुछ करना है, दिस इज़ माई लाइफ एम। मतलब यार मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक ऐसी कंपनीज़ में मैं अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। मेरे को भगवान ने जब एक ध्येय दिया है तो मैं उसके पीछे भागूँ। तो मैं कोटा आ गया यार, शिक्षा की नगरी कोटा है भाई साहब, और आज भी है। तो यहाँ आके फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। फिज़िक्स सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगता था, तो वही पढ़ाना चालू किया। तो यार फिज़िक्स ने फिर मेरे को दीवाना बनाना चालू कर दिया उसके बाद में। फिजिक्स ऐसा जो दीवाना बना दे। फिज़िक्स वही जो दीवाना बना दिया। लाइन वहीं से है। मतलब 2-3 साल इतनी स्टडी फिज़िक्स की करी डेप्थ में, पता नहीं कौन कौन सी किताबें सॉल्व कर डाली। मतलब तो एक अलग टाइप का कीड़ा था यार। ऑफलाइन में भी ना तब ऐसा कुछ नहीं चलता था कि यार एक्सपेरिमेंट से पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ। पर 2013 से लेकर 17 तक आई यूज्ड टू टीच विद एक्सपेरिमेंट्स। क्लास में अलग अलग चीज़ें ले जाना। तो इतनी भीड़ हो जाती थी ना क्लास में, 200-250 की क्लास में मैंने एक बार काउंटिंग करे थे 375 to 400 स्टूडेंट्स ठस ठस आके बैठा आगे वो चेयर टेबल। अरे बिल्कुल ऐसा माहौल बन जाता था, खिड़की पे लटक के बच्चे पढ़ रहे हैं, खिड़की से देख के पढ़ रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का माहौल। हमने भी देखा जब कोचिंग में कोई टीचर बहुत ज़्यादा पसंद आता था ना, तो मतलब कि अलग से टूल जो होता था ना, टूल वगैरह ला के या बैठ के जैसे भी आगे बैठने, आगे में भी भीड़ पूरी मतलब कि टीचर के पास मुश्किल से वो पोडियम पे थोड़ा सा जगह बचता है, घूमने की जगह बचती थी बस, वो लिखने के लिए वो माहौल हो जाता था पूरा एकदम। तो इतना मज़ा आया। मतलब पर कुछ सालों बाद, मतलब 3-4 साल जब पढ़ाया ना, तो फिज़िक्स बहुत स्ट्रांग हो गई। ईश्वर की कृपा से बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो समझ में आया। अब क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जैसे ना, एक बार मुझे याद है, एक बच्चा आया कि सर देखो मैं तो कोटा आ गया, पर मेरे दोस्त राहुल सर वो घर पे रह गया, वो कैसे पढ़ेगा। एंड सम इंसिडेंसेस हैपेंड कि यार जो कर सकता है बच्चा, जो पहुंच गया वो तो आ गया, ठीक है, लोन लेके आया। ऐसे इतने सारे बच्चे, इतने सारे माँ बाप ने खेत जेवर वगैरह गिरवी रख के आते थे। मतलब खर्चा बहुत होता था, 1.5 लाख फीस होती थी। मतलब बहुत उनका पूरा रहने खाने का खर्चा भी लगता ही उसमें। तो वो यार कुछ करा जाए। एंड तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी की मदद से, प्रतीक जब तक अपना प्लेसमेंट छोड़ के काम करना स्टार्ट कर चुका था, फिर वो मेरे को खींच के लिए आया इसमें कि भैया यार करते हैं, है ना। मतलब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी जो भारत में एजुकेशन में फेस हो रही हैं। फिर हमने सोचा कि यार हमारा एक्सपर्टाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो लेट्स स्टार्ट विद जेईई नीट। तो ऑनलाइन तब स्टार्ट हुआ। कौन से ईयर की बात है ये? हमने स्टार्ट, पहली मीटिंग हमारी हुई थी 2015 में, 9 सितंबर 2015। यस। उसके बाद फिर आइडियाज़ आते रहे, करते रहे। 2016 में पास आउट होके वो आ गया। फिर कुछ छोटा छोटा सा काम चलता रहा, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रही। फिर 2000 उस प्रतीक के आने के बाद फुल फ्लेजेड काम चालू हुआ। तो हमने ये सोचा कि टेक्नोलॉजी की मदद लेकर इसको कैसे बनाएं। तो फिजिक्स में यार क्या होता है ना कि बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली में पूरी फील्ड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें पुली को घुमा नहीं सकते। रोटेशन मोशन को आपको बिना घुमाए सिखाना होता है। बच्चे को बोलना पड़ता है इमेजिन कर घूम रहा है। जस्ट इमेजिन। हाँ, जस्ट इमेजिन। क्यों? पर मैंने वही सोचा यार, जब कंप्यूटर साइंस भगवान ने सिखाई है तो यार इसको लगाते हैं ना। तो इतना आप शॉक हो जाओगे। हमने वीडियो लेक्चर्स जो बनाए, इसमें पूरा एनिमेशंस की मदद से पूरा उसको बच्चे को सब विजुअलाइज हो जाए। 1 लाख घंटे लगे उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के वीडियोस बनाने में 1 लाख घंटे। बायोलॉजी से फिर बाद में आई थी। तो आप बता रहे थे कि एडिटिंग वगैरह खुद करते थे आप लोग? शुरू में यार देखो, हम पूरे बूटस्ट्रैप्ड हैं आज तक भी। तो शुरू में सब चीज़ें सीखने के लिए और वो फील्ड डालने के लिए ना, तो 1000 घंटे की एडिटिंग तो मैंने पर्सनली करी है। प्रतीक सर ने अपनी केमिस्ट्री करी है, इनके सर ने मैथ्स की करी, ताकि हम उसमें वो फील्ड डाल सकें जो एक टीचर को आती। तो हम पहले ना एनिमेटर को बिठा के, जैसे मैंने उसको पहले फिजिक्स भी सिखाता था। यार एनिमेटर को फिजिक्स नहीं आती यार। वो एनिमेटर को आप जॉब पर रख लो टीचर के तरह। यार उसको मैं बोलता था ब्लॉक चला। अब वो तो प्लेन चला देता था। अब मैं उसको कैसे बताऊँ यार एक्सीलरेटेड मोशन का ब्लॉक कैसे चलता है। तो मैं उसको सिखाता था, एक गाड़ी धीरे से चलती है, फास्ट होती है, तो तू इसको ऐसे करके बना। तो एक एक इतना माइन्यूट चीज़ों पे काम हुआ है। एंड उससे बच्चों को जो विजुअलाइजेशन हुआ ना, वो नेक्स्ट लेवल का हुआ। सो वी वर दी फर्स्ट जो पूरा कोर्स ऑनलाइन लेके आए प्री कोविड। टेस्ट भी, स्टडी मटेरियल भी, लेक्चर्स भी। पहले क्या है, कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, कुछ लोग अलग से टेस्ट सीरीज बेच रहे थे, कुछ लोग मटेरियल दे रहे थे, लेकिन कंबाइंड टोटल कोई नहीं दे रहा था। एक पूरा
कॉम्बिनेशन, पूरा एक कंप्लीट थिंग। तो ईसरल बॉट दैट, और आप मतलब आपको शॉकिंग लगेगा कि 500 रुपये महीने में। ना आपने एक तरह से हम ये मान ले कि आपने एक प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, आप खुद टीचर हो, और एक होता है ना जैसे कोई प्रोडक्ट बिक जाता है तो आफ्टर मार्केट भी सपोर्ट दे दिया जाता है, तो एक तरीके से एक कोर्स बेचने के बाद भी बच्चों के पास सपोर्ट है कि इफ देयर इज एनी डाउट वी आर देयर टू हेल्प यू। फिर क्या है, 1 साल ऐसे चला, फिर हमको रियलाइज़ हुआ यार बच्चों को मेंटरशिप भी चाहिए, मतलब वो हमसे कनेक्ट कैसे करें। तो भारत का पहला मेंटरशिप प्रोग्राम ईसरल लेके आया जिसमें बच्चों को मेंटरशिप देते हैं। फिर वो ग्रेजुअली इंप्रूव होते 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 जो आज की करंट स्टेज है वहाँ तक पहुँचा। तो अब वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग करने में, उसको विजुअलाइजेशन में इतना ट्रैवल करना पड़ता था ना, जैसे मान लो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो मैं पता है गार्डन में जाता था, फिसल पट्टी से झूल झूल के बताया है। एक बार तो ऐसे याद है बंदर पीछे पड़ गए थे वहाँ पर यार, मतलब तो प्रतीक सर तो इधर से बंदरों को भगा रहे हैं तो फिर मैं इधर से शूट कर रहा हूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई है ना। एंड ये था कि यार अफोर्डेबल बनाना है, तो हर चीज़ को अफोर्डेबल कैसे बनाए। तो पहला स्टूडियो जो था, लोगों ने बहुत रेट्स कोट करी, तो प्रतीक सर ने सेट किया। तो ईश्वर ने ना ऐसा कॉम्बिनेशन देके भेजा, मतलब प्रतीक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, एनके सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। एक ही घर के 3 IITian तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो यार हम लोगों की जो भी सारी सेविंग्स थी ना, वो सारी हमने इसमें लगा दी थी। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला था, अबे तू पागल है क्या यार, सारांश क्या कर रहा है, इसका क्या फ्यूचर है। एक बात मेरे को अभी यहाँ पे याद आई, लेट मी आस्क। एक मैंने आपका इंटरव्यू कहीं देखा था किसी न्यूज़ चैनल में या कुछ ऐसा कहीं दिखाया गया है कि करोड़ों का पैकेज वाला टीचर करोड़ों में पैकेज है ना आपकी कोचिंग में, क्या थी सच्चाई सर उस बात की? क्या हुआ फिर उसके बाद, लोगों ने क्या बोला? यार वो वही वीडियो देख देख कर, भाई करोड़ों का पैकेज है क्यों छोड़ रहा है, क्या करेगा। तब यार तब कुछ देखो कोई नहीं था तब। तो उस समय शादी हुई थी कि नहीं? नहीं, शादी हो गई थी ना। अच्छा, 2014 में शादी हो गई थी। ठीक है। तो ससुराल वाले तो वहाँ इज्जत बढ़ गई होगी देख के। क्या जब वो वीडियो आया था ना कि यार भाई साहब देखो सारांश जी की जो है इतनी सैलरी, मैंने कहा यार चलो मन ही मन खुश हो लो, ठीक है, होनी वो अलग बात है, जो छापा जो अलग चीज़ है, लेकिन ससुराल में इज्जत बढ़ गई, ससुराल में इज्जत बढ़ गई थी, ठीक है दिखा के। तो जब ये छोड़ने का जब डिसीजन रहा ना, तो जो यार खास दोस्त थे वो भी शौक थे, भाई तू क्या कर रहा है यार, मतलब ऐसा भी क्या है यार, मतलब ठीक है कहीं पार्ट टाइम पढ़ा ले फ्री में, तेरा मन हो तो, ऐसे पूरा कौन छोड़ता है। तो मतलब रिश्तेदार भी एकदम अलग लेवल पे, इस टाइम पे तो रिश्तेदार अलग लेवल पे कूद जाते हैं, अबे तुम तीनों बाप बेटे पागल हो गए क्या, हाँ। पूरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। बट एक डिटर्मिनेशन थी तो बढ़े आगे। वो कहते रिस्क लिया, लेकिन वो पता था कि कुछ अच्छा करेंगे, मतलब हाँ कुछ मन में जुनून है यार, देश के लिए कुछ करना है, ये भावना थी मन में, चलते हैं यार। तो ऑनलाइन चालू किया। तो उस टाइम पता है, मतलब एक चीज़ जो सामने आई ना, कंटेंट बनता रहा, बच्चे जुड़ते रहे, इम्प्रूवमेंट होता रहा। लाइफ चेंजिंग पॉइंट कब आया, मतलब यार तब ऐसा था कि अब मार्केटिंग वगैरह में यार हम लोग बहुत मतलब अच्छे नहीं रहे शुरू से यार, अब और उसको बेटर कर रहे हैं। पहले क्या मार्केट करना नहीं आता था चीज़ों को, मतलब पढ़ाते रहते थे, करते रहते थे, अंदर बंकर में बैठ गए, मतलब यार ठीक है बच्चा, पर वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा फैला। तो क्या हुआ कि देर आर सम इंसिडेंसेस कि यार हमें ना पैम्पलेट बांटने होते थे, तो पैम्पलेट बांट रहे हैं, तो एक बार तो मैं ही पैम्पलेट बांट रहा था, तो बच्चा नीचे देख रहा, फिर ऊपर देख रहा, नीचे देख रहा कि भैया जो आदमी का फोटो इसमें है वही पैम्पलेट बांट रहा। तो पढ़ाएगा कौन? नहीं यार ऐसा ये रेयरली होता है ना, हम लोग देखना चाहते थे कि बच्चे मतलब पैम्पलेट कैसे करते शौक होते थे कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है, जो पढ़ा रहे हो वो भी मेहनत कर रहे हैं इतना रोड कि पे खड़ा बच्चों से इंटरेक्शन करके। हाँ तो बहुत हार्डवर्क करी यार, 12-12 14-14 घंटे, इतनी रातें ऐसी गई है जब 3 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे उठ रहे हैं। एक स्टूडियो था, लाइन से बुक रहता था, इनके सर 4 बजे उठ जाते थे, तो 4 से 7 वो लेते थे, 7 से 10 में लेता था। प्रतीक पूरी रात इधर से मेहनत करके 4 बजे सो रहा है, मतलब दोज ईयर्स वर सो हार्ड वर्किंग। और यार इनके सर ने एक मीटिंग ली थी पापा ने पूरे फैमिली की, ये डिसीजन लेने से पहले उन्होंने बिठाया, देखो अभी तक हाई पेइंग जॉब्स थे, अब वो छोड़ रहे, अब इस चीज़ में कूद रहे हैं, क्या तुम लोग अपना घर जो सारे शौक मौज हैं उसको ताक पे रख के चला लोगे, क्योंकि देखो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो इनके सर ने बोला था यार देखो 15,000 रुपये महीने में घर चला लोगे क्या। एंड वी वर लकी यार, फैमिली सेड यस। मतलब ऐसी सिचुएशन थी यार, मैं इसमें आज इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहूँगा, पूरी फैमिली
एंड स्पेशली माई वाइफ को मैं थैंक यू बोलूँगा यार कि बेटी होने वाली थी, उसके 1 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी थी। मतलब नहीं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, कैसे सपोर्ट करेंगे, बच्चा भी होने वाला है, इसकी भी परवरिश आगे कैसे करेंगे। बट एंड फॉर 3 years दे एक्चुअली मैनेज दी होम लाइक दैट। हमने क्योंकि सारी सेविंग्स लगा दी थी इसमें, जुनून था देश के लिए कुछ करना है, बच्चे के लिए कुछ करना है तो करना है, एंड इट पेड ऑफ। जो बच्चे जो आते थे ना और जो उन्होंने रिजल्ट निकाल के दिया ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो साकार होते हुए दिखता है ना सपना, एक बच्चे का सबसे पहला जो बच्चे का जो रिजल्ट आया, जिससे हमारा मतलब जिसको कहते हैं ना खुशी का ठिकाना ना, अपूर्व प्रिंस का, वो बच्चा आया था हमारे पास में 33 परसेंटाइल लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके साथ 6-8 महीने लपक के मेहनत करी, सबने मना कर दिया था उसको, लेकिन इनके सर ने बोला था नहीं यार तुम किसी को मना नहीं करना, और देखना एवरेज बच्चा भी टॉप करके दिखाता है। उनके मन में दृढ़ विश्वास था, उसको पढ़ाया, और 8 महीने की पढ़ाई के बाद में 6 महीने इनफैक्ट कोविड का टाइम था वो, तो 99.5 परसेंटाइल ला के दिखाया उस बच्चे ने। 33 परसेंटाइल का बच्चा 99.5। इतनी ग्रोथ, इतनी ग्रोथ, ऐसा क्या पढ़ा दिया सर? बहुत मेहनत करी उसके साथ। देखो इसमें क्या होता है, मतलब कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें पढ़ाई का तो पूरा रोल होता है। एनके सर का यार 35 साल का तजुर्बा जब लगता है ना वो, तो वो रिजल्ट लाता है। लेकिन उससे ही बड़ी बात थी कि आप बच्चे पे विश्वास करो। बच्चा इसलिए नहीं हारता कि उसकी पढ़ाई में कमी रह गई। आधे बच्चों के हारने का कारण ये होता है उसका मोटिवेशन टूट जाता है, उस पर लोग विश्वास नहीं करते, तो उसका विश्वास भी टूटता जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक बच्चा थोड़े दिन पहले कोटा में मिला, उसने कहा सर मेरा होगा नहीं होगा। मैंने कहा तू ऐसा क्यों सोच रहा है? उसने बताया क्या बोला, सर मैं ना टॉप बैच में नहीं हूँ। अब आप सोच के देखो उसके मन में जो भावना आ गई ना, वो आधा तो वैसे ही निमट गया। तो उस बच्चे को कभी ये विश्वास नहीं होने दिया कि मतलब कभी इस बात का जिक्र नहीं करने दिया कि तेरा पास्ट क्या है, बेटा तू कर, अपन लड़ाई लड़ेंगे, अपन लड़ाई लड़ेंगे। और यार जब वो बच्चे ने भरोसा करके आया है, तो हम कौन होते हैं उसका भरोसा तोड़ने वाले? उस पर भरोसा जताया, उसके साथ रात रात दिन बैठकर मेहनत करी है, सवाल पे सवाल। और उस बच्चे ने जो मेहनत करी ना, 12-12, 13-13 घंटे सिंगल फोकस के साथ में, जैसा मेंटर्स बोलते थे वैसा करता था, जैसा टीचर्स बोलते थे वैसा करता था। और उसने, तो लोगों ने यही कहा था, भैया ऐसा क्या पढ़ा दिया तुमने, ऐसा क्या कर दिया, ये तो तुम्हारा तुक्का लग गया। अगले साल अंतरा आई 15 परसेंटाइल के साथ में। अब उसका इस वीडियो जरूर से सुनना, उसके तो बीच में फादर की डेथ भी हो गई थी इस दौरान पे। एंड शी ऑल्सो स्कोर्ड अबाउ 99 परसेंटाइल, 15 से 99 एक साल में। अरे 6 महीने में। अरे यार कैसे पॉसिबल? सेम पेडागोगी। फिर लोगों ने बोला चलो ठीक है यार, दूसरी बार भी हो सकता है। लेकिन यही सेम चीज़ तीसरे साल भी रिपीट हुई दीपक के साथ में, 45 से 99 परसेंटाइल। ये तीनों बच्चे NIT त्रिची कंप्यूटर साइंस में बैठे हुए हैं आज। तो सर मतलब कि सबसे बेसिक चीज़ किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ऐसे बच्चों के ऊपर जिनका इतना कम परसेंटाइल रहता है? जैसा बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 20, 30, 40 परसेंटाइल से 90 प्लस हो गया, तो 99 प्लस, 99 प्लस, ऐसा बेसिक कौन सी चीज़ पे ध्यान देते हैं? देखो इसमें मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, ये बच्चे खुद एक तो बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने सबने 13-13, 14-14 घंटे निकाले हैं यार। आप सोच के देखो, अगर कोई बच्चा 14 घंटे निकाल रहा है और वो 100 दिन के लिए एवरेज निकाल रहा है, तो 1400 घंटे होते हैं यार। बड़ी बात होती है 1400 घंटे। ये कंसिस्टेंसी की पावर है। दूसरी बात, इन पे कोई भरोसा करने वाला होना चाहिए। इनको पूरा भरोसा दिलाया गया कि तुम यार कर सकते हो, तुम करोगे, तुम फोड़ के दिखाओगे। अच्छा क्या हुआ, पहले साल अपूर्व का रिजल्ट आ गया, तो अंतरा के पास एक कॉन्फिडेंस था, जब अपूर्व भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर अंतरा का हुआ तो दीपक ने, पता है, अपने इंटरव्यू में बोला था, मैंने इन दोनों की फोटो लगा ली थी रूम में कि सर जब ये भैया दीदी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चेन बनती चली गई। तो पिछले 5 सालों से ऐसे अपूर्व, अंतरा, दीपक, फिर सुधांशु आया, फिर पूरब आया, सेम स्टोरी 55 से 19 इस साल भी हुई है। तो यार यही जो बच्चों का प्यार है ना, यही सब कुछ है। मतलब अब लगता है कि जो डिसीजन लिया ऊपर वाले ने, जो एम दिया है, उसको बस करते जाएंगे। बच्चों की डिमांड आई कि सर ऑफलाइन सेंटर चाहिए हमको, तो पिछले साल ऑफलाइन सेंटर लेके आए। उसमें भी क्या हुआ कि मतलब जब सारी दुनिया वापस से ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रही थी, फिर हमने ऑफलाइन खोला, तो फिर लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आए। तो लोग आप पे हमेशा क्वेश्चन मार्क करेंगे। जब आप ऊपर उठोगे ना, तो दिक्कतें भी बहुत आती हैं,
है ना, लोग उटपटांग काम भी करते हैं, आप सीधे रास्ते चलते जा रहे हो, वो उलझुल काम करेंगे, पर घबराने का नहीं। जब आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता ही है, और कितनी ही मुश्किल आ जाए वो आपको स्ट्रांग बना के ही निकालती हैं। अब 11th वेस्टेड वाले बच्चों का पिछले साल इतना ज़्यादा वो था कि सर हमारी 11th वेस्ट हो गई, अब हमें कैसे होगा, एक साल में दोनों साल की पढ़ाई कैसे होगी। अब आप भी आए थे, लॉन्च आपने ही शूट भी किया था सबसे पहला, है ना। अपन ने प्रॉमिस किया था कि 11th जिनकी वेस्टेड है उनको पूरी 11th वापस से पढ़ाएंगे। ठीक है। ये बहुत मुश्किल टास्क होता है कि यार एक साल में कैसे पढ़ाएंगे, सबको डाउट था और लोगों ने भी ये बोला था अभी सब कहने की बातें, नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आज आपने भी 9 months की रिपोर्ट पूछी थी, पूरे 10 महीने में इनकी ऑलमोस्ट डेली 4 क्लासेस लगाकर इतनी मेहनत हुई, एक एक बच्चे पर, एक एक बच्चे को शक्तिमान कार्ड दिया, एक एक बच्चे को ट्रैक किया, और सबसे बड़ी बात पूरी 11th और 12th वापस से पढ़ाई। तो अब एक सिस्टम का कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार देखो, और सबसे बड़ी बात मैं अपने बच्चों की बोलना चाहूँगा, दे वर्कड रियली हार्ड। जब पूरा कोटा मार्च में घर गया था तब ईसरल के बच्चे बैठ के मार्च में पूरी 4 क्लासेस कर रहे थे। तो उन्होंने पूरी 11th भी पढ़ी वापस से, 12th भी पढ़ी। तो यार अब जब एक साल ऐसा हो गया ना, अब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं किसी की भी 11th वेस्टेड हो, कुछ भी हो, हम उसको वापस से पूरा कराएंगे, वो भी सिर्फ 1 साल की फीस में, ऐसा नहीं 2 साल की फीस, और वो भी सबसे कम फीस थी। तो इतने टीचर्स के रिसोर्सेज लगे यार, कुछ बचता नहीं है ऑफलाइन में। 4 क्लासेस आप लगाते हो, आप एक्चुअली में 2 साल का कंटेंट टॉप टीचर से पढ़ा रहे हो, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। लेकिन एनके सर ने बोला कमिटमेंट किया है तो पूरा करेंगे ही सही। तो इस साल हमने एक नई चीज़ ट्राई करी है कि भाई बच्चा दिसंबर में 11th बिगाड़ के आए, तो यार अक्टूबर 12 से इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक नया बैच लॉन्च करा है कि यार तू आधी 11th बिगाड़ के आ गया ना, अब तू हमें 3 महीने और दे दे, हम तेरे से कोई फीस नहीं ले रहे उसकी, ठीक है, सिर्फ 12th में जो फीस लगती है वो लेंगे, और वो भी बाकी कोचिंग से कम ही है, लेकिन उसमें मतलब तेरे को पूरी 11th और 12th पढ़ाएंगे, ताकि हमें 3 महीने और ज़्यादा मिलेंगे बच्चे के साथ में। तो जब 10 महीने में कमाल दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे को पूरा रिवीजन कराएंगे। तो इस बार जब 12-13 महीने मिलेंगे कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, तो और अच्छे से करा पाएंगे कोर्स कंप्लीट, और तगड़ा रिजल्ट और तगड़ा रिजल्ट लेके आएंगे। भाई हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के लिए जी जान लगा देंगे। ऑनलाइन से तो आ ही रहा है पिछले 4 साल से, ऑफलाइन में भी पूरी फाइट है, पहले साल में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बात ये भी जानना चाहूँगा, आप लोग कोटा लोकलाइट हो, बीइंग अ कोटा लोकलाइट, कोटा के बारे में जब कुछ कहा जाता है या नेगेटिव ही कुछ कहा जाए, अब बीच में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बातें कही गई, तो आपको कैसा लगता है, आप इन पर कितना विश्वास रखते हैं, आपको क्या लगता है, आप बच्चों को, लोगों को क्या कहना चाहिए कोटा के बारे में, बीइंग अ कोटा लोकलाइट? देखो कोटा, एक्चुअली में कोटा सिस्टम बंसल साहब के टाइम से एनके सर लोगों ने अपने खून पसीने लगाकर यार इसको बिल्ड ऑन करा है। इसकी जो पैडागोगी है ना, इतने अच्छे रिजल्ट्स कोटा लगातार देता जा रहा है अकेडमिकली, कुछ तो बात है कि टॉप रिजल्ट्स आते हैं। प्लस दूसरी चीज़ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए हर सिस्टम के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, अब वो ग्रहण करने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या लेता है। अब यार सोशल मीडिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अगर अपन सवाल देखें तो अब आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। भारत में इतने शहर हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कई बार फॉर सम रॉन्ग रीजंस और समथिंग, मतलब चीज़ें प्रचार वगैरह हो जाता है, लेकिन जो माहौल कोटा में है पढ़ने का वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। उसको 30-35 साल लगे हैं डेवलप होने में, पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने में, टॉप टीचर्स डेवलप होने में। इसको 30-35 ईयर्स का जो वो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ अनमैचेबल। वो बहुत बड़ी बात है जो कोटा एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो बच्चा अगर पॉजिटिव चीज़ें लेना चाहे तो उसके लिए पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव लेना चाहें तो नेगेटिव भी हैं, वो हर जगह हैं। पर जो कोटा का पूरा वातावरण और पूरा जो डेवलप हुआ है दैट इज़ सपोर्टिव ऑल्सो। डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, आपके बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएगा। राइट सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी बातें करी हमने, आपके बचपन से लेके आपके प्रिपरेशन की जर्नी, फिर उसके बाद IIT, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा पढ़ाते रहें इसी तरीके से, और
अच्छा से अच्छे रिजल्ट देते रहें। थैंक्स अगेन कि आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू।